हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स से रिलेटेड। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, 3 वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं और कमेंट्स बार बार आ रहे थे कि सर क्या ये पॉलिटी कंप्लीट होगी इस सीरीज में। इसमें कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है। देखो, पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना। और इसमें आपको एक बहुत बढ़िया एक तरीके से मेरी कोशिश ये रहेगी कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में आपको मैक्सिमम डिलीवरी हो, बढ़िया से बढ़िया चीजें आप अच्छे से समझ सकें, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से मेमोराइज करने की क्षमता आपकी डेवलप हो। और रही बात पीडीएफ की, तो उससे रिलेटेड डिटेल्स है ना, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। जहां तक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा दूंगा। ठीक है ना। तो आप पीडीएफ की बिल्कुल भी चिंता ना करें। और वैसे देखा जाए तो अपनी जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से प्रीलिम्स वाला स्टैटिक पोर्शन है ना, उड़ान वाली सीरीज, ठीक है, पॉलिटी के लिए, वो आप ले सकते हो। वो एकदम बढ़िया क्रिस्प, एकदम शॉर्ट नोट दिए हुए हैं, उस पर आप आराम से रिलाई कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको ये मेरे हैंड रिटन नोट्स ही चाहिए जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। अभी फिलहाल वीडियो को देखें डिटेल में। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको हम डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, ये क्या होता है, एक प्रिंसिपल, सेट ऑफ प्रिंसिपल है, बहुत सारे सिद्धांतों का एक समूह है, जिसको हम हमारी सरकार को चलाने के लिए रखते हैं, जिससे कि सरकार अपने लिमिट भी क्रॉस ना करे। नहीं तो क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर किसी भी पार्टी के पास में क्लियर कट मेजोरिटी है, तो वो वहां पर अपनी मनमानी अगर करने लग जाएगी, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक बड़ा सिस्टम रहता है, वो ये कि कहीं ना कहीं सरकार की फंक्शनिंग को स्मूथ बनाए रखे, साथ ही साथ सरकार को लिमिट में भी रखे। अदरवाइज अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकारें फिर अपने मन में आएगा ना वो करने लग जाएंगी, तो फिर वो मोनार्की से भी बुरा हाल हो जाएगा, फिर वहां पर डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो उस चीज को कंट्रोल करते हुए हमारे पास में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रॉपर रेगुलेशन स्टैब्लिश कर सके। साथ ही साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये क्या करता है, सरकार और लोगों के बीच में, जैसे हम लोग हैं, हमारी सरकार है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करता है कि हाँ भाई, सरकार के कौन कौन से डोमेन है जहां पर सरकार को अपनी एक्शंस, अपनी एक्टिविटीज दिखानी है। साथ ही साथ इंडिविजुअल को भी ये बताया पड़ता है कि भाई आपके अधिकार कितने हैं। क्योंकि देखा जाए ना, तो जब हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, तब आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सरकार के ऊपर लिमिट इंपोज करते हैं कि भाई सरकार ऐसा इसके आगे नहीं करेगी। समझ गए। और वहीं पर दूसरे अधिकार हमारे कुछ ऐसे भी रहेंगे जहां पर गवर्नमेंट को गाइडेंस भी मिलेगी कि भाई आप लोगों के अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए XYZ कदम उठाओ। तो कहने का मतलब, हमारे अधिकार और हमारी ड्यूटीज प्लस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की ड्यूटीज और सरकार के हाथ में क्या क्या पावर्स हैं, ये सारी चीजों का ब्यौरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी बोलते हैं। किसी भी जमीन पर अगर सबसे सुप्रीम कोई कानून है, तो वो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट भी बोल दिया जाता है, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ द स्टेट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी, ग्राउंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। इस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम समझ सकते हैं। तो ये वर्ड्स है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस को क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में संविधान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके इर्द गिर्द पूरा देश रन करता है। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस को बोला जाता है कि वो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं कुछ को बोला जाता है एनेक्टेड। तो इनमें डिफरेंस क्या है भाई? इवॉल्व्ड का मतलब तो क्या हुआ, जो समय के साथ में विद द टाइम डेवलप हुआ हो। जैसे कि कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ प्रोविजन है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, उनको इकट्ठा करके आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है समय के साथ में। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पर एक तरीका हो गया एनेक्टमेंट का। इसका मतलब सिंपल है कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापित की, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रॉपर डेलिब्रेशन, डिस्कशन हुआ, और फिर आपने अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट या फिर आपने एक पूरा एक सिस्टम तैयार किया है। तो वो एक तरीके से डेलिब्रेट, मतलब जानबूझ करके, चाहते हुए हमने तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट है, तो वो एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा इंडिया का भी है और यूएसए का भी है।
फिर आ जाओ दूसरे तरीके के कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर लें। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटन का मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमारा एक डॉक्यूमेंट है, आपको पता है फ्रांस, कनाडा, यूएस, इनके पास में भी अपना खुद का एक लिखित संविधान है, जहां पर एकदम प्रॉपर प्रोविजन है, जिनको अमेंड करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रिकी रहता है, थोड़ा मुश्किल रहता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जिनमें आप डिफरेंट जो नॉर्मल लॉज होते हैं ना, ऑर्डिनरी लॉज, वो हो गए, कुछ प्रैक्टिसेस हो गई, कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो गई, उनका ही आपने बंच अप कर लिया और उसको बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके एग्जांपल की हम एकदम बढ़िया बात करें तो हमारे पास में एग्जांपल है यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल, ये ऐसे कंट्रीज है जिनके पास में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट के मैनर में उन्होंने इकट्ठा नहीं कर रखा, वो सेपरेट सेपरेट सेगमेंट्स को इकट्ठा करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। फिर हम बात करें और एक और क्लासिफिकेशन की कॉन्स्टिट्यूशन की, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनिटरी। फेडरल के अंदर तो देखो सिंपल सी बात है, पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर फेडरलिज्म की बात आए तो डिवीजन ऑफ पावर की बात की जाती है, जिसमें एक तो आपकी सेंट्रल या नेशनल लेवल गवर्नमेंट है और दूसरी आपकी स्टेट या प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट होती है। तो हमारे यहां पर भी आप देख सकते हैं ना, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवीजन देखा जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिनके अंदर पावर को डिवाइड किया हुआ है और स्टेट्स को अपने इंडिपेंडेंट ऑपरेशन करने के लिए अलाउ किया जाता है, तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। इसके एग्जांपल आप देखोगे तो इसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ये कई एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हो। वहीं पर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भाई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है और जो स्टेट या फिर जो प्रोविंशियल लेवल की जो सरकारें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट है। दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स अपना काम करेंगी, ना कि इंडिपेंडेंटली। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गए आपके यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। इनके एग्जांपल्स की हम बात करें यूनिटरी की तो आपको देखो यूके मिल जाएगा, फ्रांस, जापान, चाइना, ये कई ऐसे एग्जांपल्स हैं। फिर आ जाओ आप प्रोसीजरल एंड पर्सपेक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव आपका कॉन्स्टिट्यूशन। देखो प्रोसीजरल से तो पता पड़ रहा है कि आप कुछ प्रोसेसेस सेटल कर रहे हो, जिसमें आपने कुछ लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे, कौन कौन से आपके सेगमेंट्स होंगे जो कि अपने लिमिट्स में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिमिट डिफाइन कर रहा है, उनके अंतर्गत रहते हुए काम करने वाले हैं। टारगेट है कि कैसे भी करके लोगों के डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स है उनका प्रोटेक्शन हो सके। तो ये तो प्रोसीजरल हो गया, जिसमें आप काम करने के तरीके के ऊपर टैकल ज्यादा कर रहे हो। वहीं पर प्रिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि आपकी सोसाइटी का ओवरऑल गोल क्या है, आप किस तरीके से अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं, जिससे कि ओवरऑल सोसाइटी की जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप अचीव कर सको। तो ये हो जाता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता ना कि हाँ भाई ये चीजें करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर आपकी बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ डॉक्यूमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रिस्क्रिप्टिव हो गया। फिर आ जाओ एक और कॉम्बिनेशन बनता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब क्या है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम आए, जैसे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जहां तक मुझे ध्यान है शायद उसमें अभी तक 7 बार या 14 बार समथिंग अमेंडमेंट हुआ है, इतने साल का लंबा वो अपना एक जर्नी कंप्लीट कर चुका है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड का भी है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं वो ऑर्डिनरी लॉज से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनको चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक फीचर होती हुई दिखाई भी देंगी। मैं बताऊंगा कौन कौन से फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन क्लासिफिकेशन के आधार पर। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल वो होते हैं जिनको अमेंड करना बड़ा आसान हो, जैसे कि मैंने बताया कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे यूके, न्यूजीलैंड, इनका, तो इनमें क्या है कि आपने कन्वेंशंस हैं, आपने एक तरीके से बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स को इकट्ठा करके आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है या मान रखा है, तो उसको चेंज करने में बड़े आसानी रहती है पार्लियामेंट को। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जिनको आसानी से चेंज किया जा सकता है उनको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उनको एक वर्ड और दिया जाता है, दैट इज इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जिनको स्ट्रेच करना, रिलीज करना वो बड़ा आसान है। तो इसके एग्जाम्पल अगेन वही यूके, न्यूजीलैंड और ये कई एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड तो है ही, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने
1946 में स्टैब्लिश की थी, जिसने फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है क्योंकि यहां पर हमारे पास में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक जगह पावरफुल दिखेगी तो वहीं पर स्टेट्स अपनी ऑटोनोमसली अपने ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए काम भी करेंगे। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक ग्रेट कॉम्बिनेशन दिखेगा, जहां पर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको आप इजीली, जैसे ऑर्डिनरी लॉ होता है उसके तरीके से चेंज कर सकते हो, और सॉरी ये फ्लेक्सिबल वाला, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आपको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के अलावा हमारे जितने स्टेट्स हैं उनमें 50% से ज्यादा स्टेट से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कि हाँ जी हम ये अमेंड कर रहे हैं। जैसे कि जीएसटी वाला हम अमेंडमेंट की बात करते हैं कई बार, ठीक है। तो ये कई क्लासिफिकेशंस हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे किसका क्या इंफ्लुएंस है वो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। अब देखो कौन कौन से फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमें एक बार ग्लिम्स के बेसिस पर हमें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लंबा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। शुरुआत में जब देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1949 में रेडी हो गया था ना 26 नवंबर को, तब एक तो प्रीएम्बल थी, 395 आपके पास आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और 8 आपके पास में शेड्यूल्स थी। आज की परिस्थितियां क्या हैं कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 के लगभग या उससे ज्यादा तो हमारे पास में आर्टिकल्स हो चुके हैं। प्रीएम्बल आपकी वैसे की वैसे मेंटेन्ड है, ठीक है, 470 प्लस। वहीं पर शेड्यूल्स की बात करें तो भाई शेड्यूल बढ़कर के 8 से 12 हो चुकी है, और पार्ट्स जो हैं 22 से बढ़कर 25 हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि कितना फ्लेक्सिबल है। बट वहीं पर अगर देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक थीम जो थी, जो हमारे फोर फादर्स ने देखी थी, सोची थी कि हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए रिजिड भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा देखा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इतना लंबा होना क्या कारण है। सबसे पहली चीज, ज्योग्राफिकली हमारा कंट्री कितना डाइवर्स है, कल्चरली कितना डाइवर्स है, तो इतने बड़े एरिया को रेगुलेट करना कितना बड़ा ट्रिकी टास्क है। तो डॉक्यूमेंट अगर एक ही बनेगा तो कितना बड़ा होगा। इसके अलावा हमारे पास में हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने कितने लॉज से हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, तो वो भी तो एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसके अलावा सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसलिए ये बहुत बड़ा है। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो मेंबर्स थे वो कौन थे भाई, वकील साहब थे। वकीलों ने लंबा लंबा एक तरीके से लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत कुछ चीजें ऐसी लिखी जो कि शायद एक आम आदमी को अभी भी समझ में नहीं आती। आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको फील होता होगा यार ये चीजें क्या है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है। जब कानून बनाना था तो कानून तो सिंपल भाषा में बन सकता है। ये क्रिटिसिज्म भी होता है बट ये फीचर भी है अपने आप में। इसके अलावा दूसरा कारण बताया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमने बहुत सारे सोर्सेज को एक्सेस किया। इसकी डिटेल मैं आपको लास्ट में दूंगा, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, चलिए पहले वो देख ही लेते हैं। एक तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का आया था ना, उससे हमने बहुत कुछ लिया, और बाकी दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत कुछ फीचर्स यहां पर लिए। अब वो फीचर्स क्या क्या हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आप सीधा उसी स्लाइड पे चल लेते हैं, फिर हम वापिस इसी स्लाइड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कौन कौन से प्रोविजंस हमने लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया फेडरल स्कीम, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में हमने डिवीजन किया पावर का। गवर्नर का जो ऑफिस है वो भी हमने यहां से पिक किया। जुडिशरी का जो प्रोविजन है वो भी हमने लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो भी हमने 1935 एक्ट से लिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, किस तरीके से फंक्शनिंग होगी, क्या परफॉर्मेंस होगी, कैसे हमारा देश रन होगा, वो सारा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। इसके अलावा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है वो अडॉप्ट किया। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि एग्जीक्यूटिव्स है ना, सरकार, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी लेजिस्लेचर के लिए, और यही प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर एग्जीक्यूटिव सरकार मनमानी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनको पार्लियामेंट में बैठ करके जवाब देना पड़ता है, जैसे कि हमारे मंत्री लोग जवाब देते रहते हैं विपक्ष के नेताओं के जो भी सवाल होता है। दूसरा, हमने रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसका मतलब क्या है, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, कानून के सामने सब बराबर। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पूरे इंडिया के लिए एक सिटीजनशिप है, जबकि आपको पता ना यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। वहां पर एक तो वहां पर सिटीजनशिप हो गई यूएसए की जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट में काम करेगी, और एक वहां का जो स्टेट होता है ना वहां की सिटीजनशिप भी होती है। तो इस तरीके से ड्यूअल सिटीजनशिप का सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके पास में यूएसए में, पर हमने लिया है सिंगल सिटीजनशिप। हम है इंडियन, इंडियन के अलावा कोई राजस्थानी गुजराती कोई बोलता है क्या कि हाँ जी हमारे पास में ये डॉक्यूमेंट है गुजरात की आइडेंटिटी का? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है जो हमने ब्रिटिश
कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसके अलावा कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आपको पता है कैबिनेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, आगे भी हम अच्छे से समझेंगे, ये भी हमने ब्रिटिश सिस्टम से लिया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जिस तरीके से हमारे एमपीज को पूरे अधिकार दिए हुए हैं, अच्छा पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हमने सेंट्रल लेवल पे लिया है और वही हमने स्टेट लेवल पे लिया है, बस फर्क इतना सा है कि हमने वहां पर थोड़ी पावर्स का डिवीजन प्रॉपर कर रखा है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब क्या है, एमपी एमएलए हाउस के अंदर जो भी स्टेटमेंट स्पीचेस दे रहे हैं तो उसके लिए उनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज फिर वो अपनी बात को प्रॉपरली नहीं रख पाएंगे। अब आपको पता है कई बार बोलते बोलते इमोशंस में कुछ निकल जाती हैं चीजें, वो बात अलग है कि वो फिर हाउस में माफी भी मांग लेते हैं, बट पॉइंट इज कि बाहर उनके किए हुए के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो तो वो प्रोटेक्शन देनी भी जरूरी होती है। इसके अलावा हमने बाइकैमरल सिस्टम भी अडॉप्ट कर रखा है, 2 हाउसेज वाला, और इसके अलावा रिट्स वाला मैकेनिज्म आपको पता है किस तरीके से हमारे अधिकार बचाने के जो प्रोविजंस हैं वो हमने लिए। फिर आ जाओ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने का प्रोविजन है वो हमने यूएसए से लिया है। प्रेसिडेंट को इंपीच करना, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली गड़बड़ करते हुए दिखते हैं प्रेसिडेंट, तो ऐसे में उनको हटाने का प्रोविजन ये भी हमने यूएसए से लिया। जुडिशियल रिव्यू, कोई कानून बन गया तो उसको जुडिशरी चेक करेगी, ये प्रोविजन भी हमने यूएसए से लिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल का प्रोविजन हो या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, ये सारे हमने यूएसए से लिए। इसके अलावा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने हमारा पार्ट 4 था ना डीपीएसपी, उसके प्रोविजंस पिक किए हैं। वो बात ठीक है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहीं ना कहीं स्पेनिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया था, बट हमने जहां से लिया वो हमारे लिए आयरिश माना जाएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो सिस्टम होता है वो, और राज्यसभा में जो नॉमिनेट होता है ना 12 मेंबर्स, उनका प्रोविजन भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही पिक लिया, ठीक है जी। इसके अलावा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जहां पर फेडरल सिस्टम है बट सेंटर स्ट्रॉन्ग है, आपको पर लगता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोविजन हमने, एक कहते ना कि फेडरल सिस्टम विद टिल्ट टुवर्ड सेंटर, वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसके अलावा रेजिड्यूअरी पावर्स की बात करें तो वो भी हमने कैनेडियन सिस्टम से लिया। जैसे कि मैं बताऊं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम पे शेड्यूल 7 में नहीं डाले गए थे, तो ऐसी परिस्थितियों में नए जो प्रोविजंस हैं, नए लॉज हैं जो, या फिर नए एस्पेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो पहले कहां पर साइबर सिक्योरिटी की बात है, इंटरनेट था ही नहीं, तो ऐसे में ये पावर जो एडिशन होती जाएगी वो सारा एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी, वहां पर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगी, ना कि स्टेट लेवल पे कुछ होगा। तो ये रेजिड्यूअरी पावर का जो सपोर्ट है, फेवर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। इसके अलावा गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी लेवल पे भी काम करवाया जाएगा, जैसे कोई इशू आ रहा है तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर करवा करके वहां पर अपना उनसे ओपिनियन ले सकते हैं कि भाई आप बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। फिर हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 7th शेड्यूल में हमारे पास में 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं, वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था आइडिया। इसके अलावा पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ को लेके, मान लो कि कोई, आप समझो कि कोई ना कोई एक तरीके से ये कह सकते हैं कि डेडलॉक क्रिएट हो गया, कोई आउटकम नहीं निकल पा रहा, तो ऐसे में फिर जॉइंट सेटिंग का जो प्रोविजन है वो वहां पर एप्लीकेबल होता है, और वो प्रोविजन हमने लिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा हम आगे बात करें तो जो इमरजेंसी पीरियड में फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है वो हमने जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर ऐड की थी, वो हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इसके अलावा जो जस्टिस के आइडियल्स हैं जो हमने प्रीएम्बल में देखे थे, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, वो भी हमने यूएसएसआर से पिक किए। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां से हमने रिपब्लिक का जो आइडिया है, इसका मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड होगा, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, तो वो आइडिया हमने फ्रांस से लिया। और हमारी प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, ये आइडियल्स भी हमने फ्रेंच सिस्टम से लिए हैं। फिर आप बात कर लो कि साउथ अफ्रीका से क्या लिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 के आधार पर अमेंडमेंट होता है, उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी और इनकी प्रोविजंस की हम बात करेंगे, वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया। और राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन का प्रोसीजर है, जो मैंने बताया एक तरीके से
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जहां पर कि हमारे इलेक्टेड एमएलएज हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के एमपीज को, क्योंकि नाम से पता पड़ रहा है कि राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। तो ऐसे में ये प्रोविजन भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये कि कानून बनाते टाइम पर जिन चीजों के बारे में एक तरीके से प्रोविजन किए गए हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये मैं आपको बीच में बताऊंगा जब हम जुडिशरी की बात करेंगे। बट अभी इतना ध्यान रख लो कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का प्रोविजन या कॉन्सेप्ट पिक किया। अब हम चलते हैं हमारा जहां से हमने एक तरीके से डिराइव किया था सीधा इस स्लाइड के ऊपर। वो पॉइंट क्या था कि जी हमारे डिफरेंट सोर्सेज से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से पिक किया। अब इस बात को लेकर क्रिटिसिज्म भी होता है कि जी ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बोरोड है, बट बाबा साहब अंबेडकर जी ने क्या कह दिया था कि भाई सीधी बात है, अगर किसी के पास बड़ी आइडिया है तो हम उसको सुनेंगे और हमारे हिसाब से हम उसको मैनिपुलेट करके ऐड कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें, राइट। तो वो चीज आ जाती है। चलो फिर थर्ड जो हमारा प्रोविजन है जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं अपने आप में यूनिकनेस मेंटेन करके चलता है, फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि फेडरल सिस्टम है बट यूनिटरी बाइस है। फेडरेशन का मतलब क्या है कि भाई सीधी बात है कि हमारे यहाँ पर डिवीजन कर रखा है पावर्स का सेंट्रल और स्टेट लेवल में। वैसे देखा जाए तो फेडरल वर्ड है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है। अगर आर्टिकल 1 उठा करके देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर फेडरल वर्ड की मैं बात करूं ना तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप यूएसए का फेडरेशन को अगर समझोगे ना तो वहां पर क्या है, आज के टाइम पे 50 के लगभग स्टेट्स हैं, और जब यूएसए की जर्नी स्टार्ट हुई थी तब 13 वहां पर 13 छोटी छोटी कॉलोनीज थी जो ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड थी, प्रोबेबली जहां तक मैं ठीक हूं। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट ये था कि 13 कॉलोनीज इकट्ठा होकर के और इन्होंने डिसाइड किया कि यार एक छोटे छोटे हैं, कोई भी अटैक करके हमें हरा देगा, हमारी जमीन हड़प लेगा, हमारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा, तो क्यों ना हम इकट्ठा होकर के फेडरेशन बना ले। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कहां से हुई, स्टेट लेवल से, फिर इकट्ठा होकर के उन्होंने बनाया यूनाइटेड स्टेट्स और फिर उसको बोल दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज बढ़ते बढ़ते उसमें स्टेट्स की संख्या कितनी हो गई है, 50। ठीक है, तो वहां पर इनिशिएटिव किसने लिया, इनिशिएटिव लिया स्टेट्स ने। जबकि हमारे यहां पर क्या हुआ कि पहले तो पूरे कंट्री को कंसोलिडेट किया गया, इकट्ठा किया गया, फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए हमने लैंग्वेज के आधार पर हमारे स्टेट्स को बाद में डिवाइड किया। तो इसमें आप एक अप्रोच में डिफरेंस देखो, डिसीजन मेकर कौन है, यूएसए में स्टेट्स, इंडिया में सेंटर, इसलिए पावरफुल कौन है इंडिया में, सेंटर। यूएसए में कौन है पावरफुल, ज्यादा आपको दिखेगा वहां पे स्टेट्स। नो डाउट इंटरनेशनल इश्यूज में यूएसए की गवर्नमेंट, यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से काम करता मिलेगा, बट अगर ओवरऑल कंपैरिजन करोगे ना तो आपको जो स्टेट है ना वो ज्यादा पावरफुल फील होंगे, है ना। इसीलिए हमारे यहां पर भी कंप्लीट फेडरलिज्म की बात उठती रहती है स्टेट्स के द्वारा, बट वो मोर और लेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है बैलेंस करके ऑलरेडी चल रहा है, अलाउ नहीं करता, राइट। चलो फिर इसके अलावा फेडरल फीचर्स की बात करें तो क्या क्या है हमारे पास प्रोविजन, ये तो हो ही गया। दो गवर्नमेंट है, उनके पास में प्रॉपर डिवीजन है पावर का, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे कि एक दूसरे की पावर्स को ब्रीच नहीं कर सकते, बाई कैमरल सिस्टम है, लोकसभा और राज्यसभा है। आपको पता है राज्यसभा राज्यों की बात को रखती है, तो राज्य सरकार की बात रखेगी कि नहीं वहां पे, तो बैलेंस हो गया। लोकसभा जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है ना, और राज्यसभा जहां पर राज्यों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है। इसके अलावा आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो मैकेनिज्म आपने बनाया वो डेवलप्ड है कि नहीं, मेंटेन्ड है कि नहीं। चलिए यूनिटरी फीचर्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्ट्रांग है, तो ये शो भी करता है कि हाँ जी फेडरल तो है बट टिल्ट किस तरफ है, सेंटर की तरफ। इसके अलावा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई देखा जाए तो यूएसए में तो यूएसए का खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल वो तो अलग है, और स्टेट्स का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन और है 50 के 50 का, तो वहां पर क्या है डबल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो या जबकि हमारे यहाँ पर क्या है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप की बात भी हम करते हैं। यूएसए में मैंने बताया कि फेडरलिज्म होने के चलते वहां पर दोनों लेवल पे सेंटर और स्टेट दोनों जगह पर आपको आपको एक तरीके से सिटीजनशिप देखने को मिल जाएगी दोनों जगह की, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है आपका, 1 सेकेंड, वो आ जाता है आपका इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके बाद में फिर हाई कोर्ट्स, और फिर उसके बाद में आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और ये आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारी जुडिशरी भी इंटीग्रेटेड है, जबकि यूएसए में स्टेट की जुडिशरी अलग है, फेडरल जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविजन है, आईएएस आईपीएस इनका। तो इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से रिक्रूट कर रही है, ट्रेन कर रही है, फिर उसके बाद में जॉब करने का काम हो गया वहां पर अलग अलग स्टेट लेवल पे जाकर के, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पकड़ किसकी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस, जहां पर
बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो यूनिटरी टेंडेंसी को शो करता है। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, फ्लेक्सिबल है। बताया रिजिडिटी का मतलब कि हम इतना आसानी से भी चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के जितना कि ब्रिटेन में हो सकता है, और इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि यूएसए का है कि हाँ जी उसको बिल्कुल ही नहीं चेंज किया जा सकता। तो ब्रिटेन की तरह तो हमारा फ्लेक्सिबल है, कंप्लीट फ्लेक्सिबल नहीं है, पार्शियली, और इसी तरीके से पार्शियली रिजिड है। तो कॉम्बिनेशन हो गया। फिर आ जाओ आप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने अडॉप्ट किया। देखो, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने मुद्दा था कि भाई हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो वहां पर सीधा फेवर किसको किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को। क्यों? क्योंकि अमेरिकन सिस्टम में कहीं ना कहीं डिक्टेटर बनने का डर रहता है। एक इंडिविजुअल अगर प्रेसिडेंट बन गया तो वो अपने चहेते लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर के अपना काम करवाता है ना। वहां पर इसीलिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। जबकि वहां पर हमारे देश की बात करें तो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, जहां पर लेजिस्लेचर में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी, मेजोरिटी पार्टी वाले लोग मिल करके और फिर सरकार बनाते हैं, और फिर वो लोग जो कोई भी काम करते हैं उनसे रिलेटेड जवाब सवाल उनसे फिर बाद में लेजिस्लेचर में होते हैं। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो यहां पर एक कहीं ना कहीं जवाबदेही वाली बात होती है ना, इसलिए हमने यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। और कुछ कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो भी करते आ रहे थे अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी थी उस चीज की। और ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल होता है इसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल, ध्यान रख लेना भाई। चलो नेक्स्ट, कुछ सिस्टम हम ये हो गया हमारा, और सेम सिस्टम हमने स्टेट लेवल पे भी अडॉप्ट किया है। स्टेट में भी तो वही है कि मेजोरिटी पार्टी जो भी होगी उसकी सरकार बनेगी और उसी का लीडर चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, और चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्रियों को जवाब देना पड़ेगा विधानसभा के अंदर जाकर के। इसके अलावा इसकी जो फीचर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पर नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों है। नॉमिनल तो कौन है, नाम किसका चलता है, राष्ट्रपति का। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक्चुअल में डिसीजन तो वही लेते हैं, बस प्रेसिडेंट को तो उनको फॉलो करना होता है या मानना होता है, राइट। पर नाम किसका चल रहा है, प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हो गए। रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो पीएम, जिनकी लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करती है, वो सारा ग्रुप, राइट। दूसरी, हमारे मेजोरिटी पार्टी की रूलिंग होती है, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लीडरशिप स्टेट सेंट्रल लेवल पे पीएम की, स्टेट लेवल पे सीएम की। इसके अलावा जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको लेजिस्लेचर का पार्ट होना होता है। सेंट्रल लेवल की बात करें तो या तो लोकसभा राज्यसभा के हिस्से होने चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि एक बंदा अगर एक बार मिनिस्टर बनना चाहे तो बन सकता है, इवन प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिना चुनाव लड़े। पर 6 महीने के अंदर अंदर उसको फिर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेंबरशिप तो लेनी पड़ेगी क्योंकि फिर वो जवाब दे सके वहां पर जाकर के पार्लियामेंट में। इसके अलावा हर 5 साल के अंदर डिसॉल्व हो ही जाता है लोअर हाउस, जिससे कि प्रॉपर इलेक्शन हो सके। तो ये प्रोविजंस कहीं ना कहीं आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के आ जाते हैं। फिर आ जाओ, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में हमने बैलेंस बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो अपने हिसाब से कानून बना सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन कौन है भाई, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो कानून बना लेंगे हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, राइट, और हमारे जो अप्रूवल है उसके अकॉर्डिंग। वहीं पर अगर देखा जाए तो उस लॉ को चेक करने का अधिकार किसको है, कहीं गड़बड़ है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का ध्यान रखा गया है कि नहीं, तो वहां पर जुडिशियल सुप्रीमेसी भी हम देख लेते हैं, जो कि हमने अमेरिकन सिस्टम से अडॉप्ट की है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, पार्लियामेंट अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेती है, बाहर से कोई ताकत उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती, इंडिपेंडेंटली काम होता है सारा। वहीं पर पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया उसको चेक करने का अधिकार फाइनली फिर जुडिशरी का रहता है, जो कि आप देखते हो जुडिशियल रिव्यू के आधार पर हम नोटिस करते रहते हैं। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट फीचर, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसमें टॉप लेवल पे तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स, फिर सबऑर्डिनेट एंड लोअर कोर्ट्स, कुल मिलाकर के जुड़ी हुई है, पूरी तार जुड़ी हुई है, जो कि एक तरीके से यूनिटरी फीचर शो करती है। बट वहीं पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के लिए भी ठीक रहती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर सेंटर स्टेट या दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, आपको पता है, हमारे देश का। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन का पूरा प्रोविजन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाता है, जहां पर आर्टिकल 32 जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है उसके आधार पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी है कि कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो नहीं उड़ाई जा रही है, उसका प्रोटेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो देखो हमारे यहां पर सिंगल कोर्ट सिस्टम हमने डेवलप किया है, जैसा कि हमने यूनिटरी सिस्टम की बात कर ली ना, जहां पर सेंट्रल लॉ जो है
और जो स्टेट लॉज हैं उनकी अगर बात करें तो उनको अगर इंटरप्रीट करने की नौबत आए तो सुप्रीम कोर्ट तक बात जा सकती है। और दूसरी चीज, हमने जो एक मेथड अडॉप्ट किया हुआ उसका नाम है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जो कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। वहीं पर यूएसए की अगर बात करें तो वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर फेडरल जुडिशरी जो है वो सेपरेट काम करती है, स्टेट लॉज के लिए स्टेट जुडिशरी सेपरेट काम करती है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जबकि हमारे यहां पर सिंगल एक कॉमन जुडिशरी है जिसकी एक पूरी चेन बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। और यूएसए के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको अप्लाई होता हुआ दिखेगा। वैसे देखा जाए तो आजकल हमारे देश में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आने लग गया। अब इन दोनों टर्म्स को हम समझते हैं कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डिफरेंस क्या है। इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये यहां पे आना पड़ेगा स्लाइड पे। देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को इस तरीके से समझो कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का जो प्रोविजन है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के अंदर प्रोविजन किया हुआ है कि राइट टू लाइफ जो है वो हर इंडिविजुअल का बचाया जाएगा, प्रोटेक्टेड है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली है कि उसमें आप देखोगे कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है वो फॉलो किया जाए। इसका मतलब प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई लॉ बना दिया गया और वो लॉ क्या कहता है, क्या प्रोसेस को फॉलो करने की बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर इंडिविजुअल चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर बाद में पनिशमेंट दी जा सकती है। तो इसका मतलब प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, कानून के द्वारा स्थापित जो तरीका है उसके हिसाब से काम होगा। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। इसका मतलब क्या हो गया कि जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून को केवल देखेगी कि कानून में क्या प्रोविजन है कि नहीं, जिसके आधार पर किसी इंडिविजुअल को पनिश किया जा रहा है। अगर है तो पनिश किया जा सकता है, अगर नहीं है तो नहीं किया जा सकता। यहां पर यह चेक नहीं किया जाएगा कि पार्लियामेंट ने किस इंटेंट के साथ में, क्या तरीके से, क्या सारी बातों को सोचते हुए फिर कानून बनाया था क्या। बस यहां पर यह देखा जाएगा कि कानून बन गया, कानून क्या कह रहा है, अकॉर्डिंगली जुडिशरी काम कर देगी। तो यहां पर जुडिशरी कहीं ना कहीं अपने एक लिमिटेड रेंज में ही चल रही है। बट वहीं पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है ना, उसमें क्या है कि जुडिशरी जो है वो ये देखेगी कि पार्लियामेंट ने जब लॉ बनाया तो उस टाइम पर किन चीजों के बारे में डिस्कशन किया, जो इफेक्ट में आने वाली पार्टी है क्या उनसे उनकी सुनवाई की, दैट मींस दोनों पक्षों की वहां पर सुनवाई हुई कि नहीं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कानून बना है वो सही है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें वेरीफाई हो गई, इसका मतलब जुडिशरी अपनी अप्रोच को एक्सपेंड कर रही है कि नहीं। तो इस तरीके से ये जो अप्रोच हो गई इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो शुरुआती तौर की अगर बात करें, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब तो देखो जुडिशरी नई नई थी, इसलिए प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के ऊपर रिलाई करती थी। पर जब से इमरजेंसी लगी है और कई ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं कि जहां पर एग्जीक्यूटिव या फिर पार्लियामेंट मन में आए जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर जुडिशरी ने अपना डोमेन एक्सपेंड कर लिया और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो प्रोविजन है वो आ गया कि जी हम देखेंगे कि एक्चुअल में कानून को बनाते टाइम पे पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें कंसीडर की थी। पहले तो क्या था, केवल प्रोसेस को देखते थे, लॉ बना दिया, पार्लियामेंट का काम खत्म, हम तो लॉ को इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे, राइट। अब देखा जाएगा, अब देखते हैं कि लॉ बनाते टाइम पे क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जाता है फंडामेंटल राइट्स। देखो जी, सीधी बात है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में इसमें मेंशन किया हुआ है। अभी देखा जाए तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 7 थे, फिर 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें 7वां जो हमारा राइट था वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको खत्म करके एक लीगल राइट बना दिया, जो हम आगे बात भी कर लेंगे। तो अभी कौन कौन से हैं भाई हमारे पास में? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आपका आर्टिकल 29-30 और राइट टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी बोला था। क्यों जी? क्योंकि ये ऐसे अधिकार है 32वें के अंदर कि अगर ये ना हो तो आपके बाकी अधिकार केवल लिखे ही रह जाएंगे, आपके काम नहीं आएंगे। अगर आप किसी को बता ही नहीं सकते, जुडिशरी को आप बोल रहे हो कि फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है, तो वहां जा ही नहीं सकते, तो फिर आपके क्या काम के हैं वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो ऐसे में आर्टिकल 32 आपको एम्पावर करता है कि अगर स्टेट सरकार के द्वारा कुछ गड़बड़ की जा रही है तो ऐसी परिस्थितियों में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, राइट। वहीं पर आप
हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहते हो तो आर्टिकल 226 के अंदर रिट जाती है। ठीक है, वो हम हाई कोर्ट वाले प्रोविजंस में भी देख लेंगे। फिर आ जाओ आप आपके पार्ट फोर्थ के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, ये पार्ट फोर्थ के अंदर है। ये देखो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मेंटेन करने की बात करता है। ध्यान रख लेना भाइयों, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स, और वहीं पर सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए डीपीएसपी, है ना। हम क्या चाहते हैं, हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक तौर पर भेदभाव खत्म हो, हम प्रोग्रेस करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्या कहते हैं, नाम से पता पड़ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को अपनी पॉलिसी योजनाएं बनाने के लिए एक डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा निर्देश देते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें कि अगर सरकार के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा अपने लॉज को बनाने में, वैसे तो फॉलो करना होता है, अगर नहीं किया जा रहा है तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि जी फला फला डायरेक्टिव प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है और सरकार को है जो कटघरे में हम खड़ा कर देंगे। कहने का मतलब दीज आर नॉन जस्टिशिएबल, गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है। सही। हाँ, गवर्नमेंट को ध्यान भले ही रखना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो आप उसको कटघरे में ले जाओगे। इसी तरीके से कोर्ट में जाकर के आप डायरेक्शन नहीं दिला सकते। हाँ, कोर्ट वैसे अपनी तरफ से कोई भी केस आता है तो डीपीएसपी को ध्यान रखते हुए इंटरप्रिटेशन देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोर्ट एनफोर्स कर देंगे कि ये डीपीएसपी तो इंप्लीमेंट होना ही चाहिए। सही बात। इसके अलावा इनको हम क्लासिफाई होते हुए देख सकते हैं सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में। इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे काम होता है। सोशलिस्ट समाजवाद के हिसाब से, गांधीयन गांधी जी के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए, और लिबरल इंटेलेक्चुअल की ये चीजें तो होनी चाहिए समाज के अंदर यार, समझदारी के हिसाब से वो चीज। मेन काम क्या है कि हम हमारे राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना होगा, जिससे कि यहाँ के नागरिक खुशहाल जिंदगी जी सके। इसके अलावा सिग्निफिकेंस की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो तो अपने आप में गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सरकार रूल किस पे करने वाली है भाई, लोगों पर। तो लोगों के अधिकार होंगे तो ऑटोमेटिकली सरकार उन अधिकारों की रिस्पेक्ट करते हुए काम करेगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं प्रोविजन करता है। बट वहीं पर डीपीएसपी क्या कहता है कि भाई जब भी सरकार कोई कानून बनाए, कोई पॉलिसी बनाए, तो इनको इन सिद्धांतों को ध्यान रख करके बनाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें लोगों का भला करना है, जो लोग इस देश के सिटीजन हैं। राइट। चलो फिर नेक्स्ट प्रोविजन आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ये देखो पहले नहीं थी, बट 42वां अमेंडमेंट आया ना 76 में इमरजेंसी टाइम पे, उस टाइम पर स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, और उस टाइम पे एक नया पार्ट ऐड हुआ, पार्ट 4 ए, और केवल एक ही उसमें आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 51 ए, और अभी तक टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुकी हैं। शुरुआत में 10 थी, फिर एक और ऐड कर दी। इसके अलावा ये भी, इनका भी देखो नॉन जस्टिशिएबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट में पहुंच जाओगे इनको लेकर के। राइट। चलिए, सेक्युलर स्टेट का जो प्रोविजन है वो भी कहीं ना कहीं यूनिक फीचर है, देख लेते हैं। सेक्युलर का मतलब क्या है भाई, सीधी बात है, धर्म को लेकर के आपकी क्या समझ है ना। देखा जाए तो प्रीएम्बल में शुरुआत में हमने ऑलरेडी देख लिया, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एसडीआर, 3 वर्ड्स ही थे। फिर सेक्युलर सोशलिस्ट हमने बाद में ऐड किया 42nd अमेंडमेंट के आधार पर। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रीएम्बल में शुरुआत से सेक्युलर वर्ड नहीं था। इसमें मेन मुद्दा यह है कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है उसको अगर हम बात करें तो ना तो हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन है, और बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं, एक भी रिलीजन को हम रिकॉग्नाइज नहीं करके चलते, पर जितने भी रिलीजन है उनको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, और किसी के भी प्रमोशन में कोई हर्डल नहीं आएगी। बट यस, एक अगर दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो फिर स्टेट आ जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। अब देखो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट तो ये था कि वहां पर चर्च है ना, रिलीजन बहुत ज्यादा दादागिरी करने लग गया था वहां की पॉलिटिक्स में, इसलिए वहां पर एकदम कंप्लीट सेपरेशन का प्रोविजन कर दिया कि पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई लेन देन नहीं है, तुम तुम्हारा प्राइवेट डोमेन में रिलीजन को अपने हिसाब से ऑपरेट करो। वहीं दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे यहां पर पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को हम फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये कि सभी रिलीजन के लिए इक्वल रिस्पेक्ट है, सभी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्रोच आपको मोर और लेस इक्वल मिलेगी, बट अगर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के लिए खतरा बना तो जो खतरा बनने वाला है ना उसके लिए कहीं ना कहीं फिर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। राइट। इसके अलावा आर्टिकल 14, 15, 16, 25 से 30 तक, और आर्टिकल 44 और प्रीएम्बल, ये सारी चीजें आपको सेक्युलरिज्म से रिलेटेड प्रोविजन करती हुई दिखाई देंगी। राइट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भाई ये ऐसा प्रोविजन है जिसमें जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था तो इसमें कोई वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, सबने बोला यस। क्यों?
क्योंकि अगर हम हमारे देश को प्रॉपरली रन कराना चाहते हैं तो सेलेक्टिव वोटिंग राइट ना देते हुए फिक्स कर दिया कि भाई 21 साल की उम्र के जो भी होंगे उन सबको वोट देने का अधिकार है, बशर्ते कि वो इंडियन सिटीजन हो। नंबर 2, इस उम्र को फिर घटा करके 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के आधार पर 18 साल कर दी थी। इसके अलावा ये जो वोटिंग राइट है ये आपको लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के चुनाव में आप अपनी पावर इस चीज के आधार पर एग्जीक्यूट करते हुए देख सकते हो, वोट डालने के अधिकार के आधार पर। सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरीके से पूरे देश के लिए हमने एक सिंगल सिटीजनशिप ले रखी है जिसमें पॉलिटिकल और सिविल राइट्स सबके मोर और लेस इक्वल हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, जबकि यूएसए की ड्यूअल सिटीजनशिप मैं आपको बता चुका हूं। फिर आ जाओ इंडिपेंडेंट बॉडीज। देखो हमारे देश के अंदर कितना सारा काम होता है डेमोक्रेसी के नाम पर, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक कमीशन, ये एक लंबी लिस्ट है जो कि इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो कि अपने हिसाब से ऑटोनोमसली काम करती रहती हैं और इनके चलते ही कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम मोर और लेस स्टेबिलिटी गेन करके आगे बढ़ता चला जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बट उसके बावजूद भी ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, बुलवॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। फिर बात कर लेते हैं कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस की। देखो इमरजेंसी का मतलब क्या हो गया कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है एक तरीके से। तो ऐसे में इस प्रोविजन को डालने के पीछे कारण क्या है कि देखो अगर कहीं पर भी देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने वाला कोई भी इवेंट, कुछ भी काम होता हुआ दिखे तो ऐसी परिस्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली अपना काम करेगी। इससे क्या होगा, सिंगल सोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग होगा, तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से प्रॉब्लम को टैकल करना पॉसिबल हो पाएगा। नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन आर्टिकल 352 में है। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल की बात करें तो आर्टिकल 356 में है, बट ये लगता किसके आधार पर है, आर्टिकल 365 के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो किसी स्टेट के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज होते हुए देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए नहीं देखा जा रहा, तो ऐसी परिस्थितियों में आर्टिकल 365 के तहत गवर्नर जो होंगे वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट लिखेंगे कि हाँ जी हमारे स्टेट के अंदर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, आप एक बार इसको ध्यान में लाइए। तो ऐसे में आर्टिकल 356 फिर उस 365 के आधार पर गई हुई रिपोर्ट के आधार पर आर्टिकल 356 इंप्लीमेंट करते हुए वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाएगा, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोल दी जाती है उसको। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक कभी लगी नहीं है, आर्टिकल 360 के आधार पर। इसके अलावा यूनिक फीचर की बात करें तो ये मैंने बता दिया कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली अमेंड करते हुए सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। फिर आ जाता है अपना नेक्स्ट फीचर, दैट इज 3 टियर गवर्नमेंट। देखो जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरल सिस्टम की बात कर ली जहां पर सेंटर स्टेट में तो डिवीजन है ही, बट एक तीसरा टियर हो रहा है जो कि गांवों के मैकेनिज्म को रन कराना है और साथ ही साथ आपके जो शहरों के प्रोविजन है उनको रन कराना है। तो ऐसे में हमारा जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992, उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पार्ट 9 के तहत शेड्यूल 11 ऐड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए गए थे, उसके पहले टेम्परेरी प्रोविजन थे, कभी हो रहे थे कभी नहीं हो रहे थे। पहले क्या था, डीपीएसपी में था, आर्टिकल 40 कह रहा था कि हाँ भाई विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करवाने की ड्यूटी है सरकार की, ये गांधीयन प्रिंसिपल के आधार पर है, बट ये चीजें रेगुलर नहीं थी, इसलिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पड़ा। इसी तरीके से शहरों के अंदर भी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 के आधार पर। उसमें क्या किया गया, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए पार्ट 9 ए जोड़ा गया और उसके अलावा शेड्यूल 12 जोड़ दी गई और इसमें अर्बन लोकल बॉडीज को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दिया। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पर लोग साथ मिलकर के अपने हिसाब से छोटा छोटा इनपुट डाल करके बड़ा इंस्टीट्यूशन डेवलप करके अपना काम कर सके, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 97th अमेंडमेंट के आधार पर 2011 में हुआ। इसमें क्या है, आर्टिकल 19 आपको पहले ही कहता है कि आप अपनी खुद की एसोसिएशन बना सकते हैं, बट वो एसोसिएशन को अगर प्रोटेक्शन मिल जाए तो कितना अच्छा हो, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए प्रोविजन मिल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 43B है ना, वो भी डीपीएसपी के आधार पर ये कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रमोशन के लिए स्टेट को काम करते रहना चाहिए, जिससे कि कम्युनिटी लेवल पे अगर लोग इकट्ठा होकर के कोई भी काम करना चाहे सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में तो वो प्रॉपर्ली हो सके। साथ ही साथ इसमें नया पार्ट जो ऐड हुआ वो आपका 9th बी था और कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आपको आर्टिकल 243ZH से लेकर के 243ZT तक मिल जाएंगे। फिर हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कवर कर ही लिया। अब लास्ट में एक छोटी सी बात और है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर का प्रोविजन हमने कहां से लिया, तो आपका आंसर होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935।
अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल पार्ट क्या है, तो आप बताओगे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स हमने लिए यूएसए से और डीपीएसपीज लिए हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल पार्ट, जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम की हमने बात की, ये कहां से लिया, तो हमारा आंसर होना चाहिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में हमें बात करना था, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करनी थी, वो हमारी हो गई बात कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।